नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। पुतिन ने तीसरे कार्यकाल पर दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मित्र के घर आने पर होती है खुशी। तीसरे कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक। मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई करती रहेगी संदेश खाली मामले की जांच। अदालत की सख्त टिप्पणी, एक व्यक्ति को बचाने में इतनी रुचि क्यों? नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई को बुधवार 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। हेमंत सोरेन सरकार का हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। 11 नए कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। यूपी बिहार के कई हिस्से जलमग्न। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश से भूस्खलन। मुंबई हुआ पानी पानी। और फ्रांस के संसदीय चुनाव में बड़ा उलटफेर। वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट सबसे बड़ा दल। पहले दौर के चुनाव में आगे चल रही धुर दक्षिणपंथी पार्टी को करारा झटका। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। और आइए अब आपको विस्तार से खबरें बताते हैं। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मॉस्को में मुलाकात हुई है। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई है और मंगलवार को दोनों देशों के बीच में शिखर स्तर की बातचीत होगी। उससे पहले ये मुलाकात हुई है। रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय यात्रा के पहले हिस्से में मॉस्को पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री प्रथम डेनिस मोंटरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। It was such an honorable moment and I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity as a student in Moscow.
very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश है, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India. So not only as NRI students, but as students in general, this feels like a one in a lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not in the TV, like since childhood. So मॉस्को का प्रसिद्ध ओस्टेंकिनो टीवी टावर तिरंगे में रंगा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ओस्टेंकिनो टीवी टावर में रूस के झंडे के साथ तिरंगा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की यात्रा भी करेंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं। वहीं बीते 40 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का दौरा ऑस्ट्रिया में हो रहा है। व्यापार, तकनीक, सतत विकास के क्षेत्र में दोनों ही देशों के संबंध मजबूत हैं। ऑस्ट्रिया में करीब 31,000 प्रवासी दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही देशों के लोकतांत्रिक मूल्य साझा हैं। यह एक बड़ी वजह है कि दोनों ही देशों ने राजनयिक संबंधों के 75 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। मंगलवार भारतीय समय अनुसार देर शाम प्रधानमंत्री वियना पहुंचेंगे। बुधवार को वे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष फेडरल चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा से पहले जारी एक वक्तव्य में कहा कि मैं नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और भी अधिक मजबूती देने के लिए चर्चा करूंगा। मैं ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ व्यवसाय और निवेश की संभावनाओं को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करूंगा। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हम उत्साहित हैं उनके विजिट के लिए वियना के अंदर। जहां तक मैं जानता हूं एज अ स्टूडेंट और रिसर्चर, हम काफ़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहे हैं कि मोबिलिटी प्रोग्राम्स बेहतर किए जाए, जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स वगैरह हैं या फिर जो इमिग्रेशन में अड़चनें आती हैं स्टूडेंट्स को या फिर माइग्रेंट्स को, वो कम की जाए। मेरे को 22 साल हो गए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने कभी नहीं देखे है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है। हमने खुद भी नहीं देखे हैं, अभी 40 ईयर्स के बाद आ रहे हैं। तो ये एक आई थिंक बिगिनिंग है कि जिस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशन आगे बढ़े और हमारी कम्युनिटी को भी, यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारी कम्युनिटी भी एक बहुत अच्छा अपना दे सकती है योगदान। उनके आने से हमारी में वैल्यू बढ़ती है। बाहर की कंट्रीज में इंडिया का नाम ऊपर जाता है और जब से वो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं और भी रेपुटेशन बढ़ी है, बाहर इज्जत बढ़ी है इंडिया की। वहीं भारत ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पर नजर डालें तो दोनों देशों का आपसी व्यापार करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। भारत ऑस्ट्रिया को 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। ऑस्ट्रिया से आयात करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। ऑस्ट्रिया में भारतीय निवेश 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत में ऑस्ट्रिया का निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ऑस्ट्रिया में इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। फरवरी 2024 में दोनों देशों ने स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया था। 20 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप ऑस्ट्रिया में एक आयोजन में हिस्सा लेने जून महीने में ही गए थे। दोनों देशों के बीच सुगम आवाजाही को लेकर मई 2024 में एक समग्र समझौता भी हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं फेडरल चांसलरी में अपने ऑस्ट्रिया के समकक्ष चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया की दोस्ती 75 साल पुरानी है, लेकिन पिछले 40 साल से भी अधिक समय तक कोई प्रधानमंत्री यहां पर नहीं आया, तो ये मुलाकात एक बहुत बड़े अंतराल को भी भर देगी। इसके साथ ही 31,000 का यहाँ पर भारतीय समुदाय भी है, जो कि पलक पावड़े बिछाए
भारत के प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करने का, उनसे बातचीत करने का, मुलाकात करने का इंतजार कर रहा है। और ये एक सुनहरा मौका होगा भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को और गहराई देने के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 और 10 जुलाई को होने वाले ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह की लहर है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष हो रहे हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 40 सालों बाद ये ऐतिहासिक ऑस्ट्रिया दौरा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को लेकर ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन से डीडी न्यूज के संवाददाता गौतम रॉय ने खास बातचीत की। लगभग 4 दशक के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं और इसे लेकर काफी एक उत्साह बना हुआ है। न केवल यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें, ऑस्ट्रिया के आमजनों में भी। और किस तरह का एजेंडा है ये जानने के लिए हमारे साथ और बताने के लिए हमारे साथ भारत के राजदूत हैं ऑस्ट्रिया में, शंभू एस कुमारन। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी से बात करने के लिए। क्या बता सकते हैं हम आपको, जो 75 साल हो रहे हैं भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों में, अभी तक कितनी प्रगति हुई है और आगे क्या क्या अभी एजेंडा है इसे आगे बढ़ाने का? जैसे आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है 75 साल की हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मार्क करती है, और ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि 40 साल बाद इस लेवल पे विजिट हो रहा है। ऑस्ट्रिया और इंडिया के रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस विजिट के बाद हमें उम्मीद है कि ये जो रिश्ते हैं आगे बहुत नए पार्टनरशिप्स के लिए और हमारे बिजनेसों के बीच में, हमारे टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच में, हमारे स्टार्टअप्स के बीच में काफ़ी नए पार्टनरशिप्स हम उम्मीद करते हैं विजिट में होगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो भी वार्ता होंगी पॉलिटिकल लेवल पे, जो भी यूरोप में जो सिचुएशन है इसके बारे में भी वार्ता होगी। तो मेरे ख्याल से एक ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप हम दोनों देशों के बीच में हम उम्मीद करते हैं इस विजिट के दौरान। ये प्रधानमंत्री जब आएंगे और चांसलर कार्ल नेहमर से बात होगी और बाकी जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप के साथ बात होगी, इसमें एक अच्छा हमारा तालमेल बनेगा और हम आगे इस रिश्ते को ले जा पाएंगे। और जहां भी प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में देखा गया है जाते हैं विदेशों में, तो जो भारतीय समुदाय है, वहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, उनके साथ कोई ना कोई उनका संवाद होता है, मुलाकात होती है, साक्षात्कार भी होता है। तो इस बार क्या होने वाला है और इसको लेकर किस तरह के लोग हैं भारतीय मूल के यहाँ पर और वो इसे कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के आने की खबर सुनते ही यहाँ पे भारतीय समुदाय के बीच में काफ़ी उमंग है, बहुत उत्साह है और एक कम्युनिटी एड्रेस प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसमें काफ़ी लोग आएंगे और मुझे लगता है कि ये एक विजिट का हाईलाइट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी से बात करने के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ही संदेश खाली मामले की जांच करती रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है। संदेश खाली में जमीन पर कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों पश्चिम बंगाल सरकार इनसे घिरी हुई है। राज्य सरकार के वकील ने केस की सुनवाई कुछ देर के लिए टालने का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि पिछली सुनवाई पर भी केस को टालने का आग्रह किया गया था। जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, सरकार को अपील दायर करने की जरूरत क्यों है। नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मामले पर एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि गड़बड़ी के संभावित लाभार्थी कितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट एनटीए ने रोका है। उन्होंने साथ ही कहा कि गड़बड़ी का फायदा उठाने वालों की पहचान जरूरी है, वरना दोबारा से परीक्षा करानी होगी। नीट मामले में शिक्षा मंत्रालय ने कई बड़े फैसले लिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पूरी टीम में बदलाव किया गया। एनटीए पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बहुत सख्त रुख अपनाया है और कहा कि एनटीए समेत किसी भी कोने में कितने भी दोषी क्यों न हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है।
एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। एनटीए की पूरी टीम में बदलाव किया गया। साथ ही प्रदीप खरोला एनटीए के नए डीजी बने। शिक्षा मंत्रालय ने एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जो अगले 2 महीने में एनटीए में सुधार पर रिपोर्ट देगी ताकि नीट का अगला चक्र बिना किसी गतिरोध के पूरा हो। वहीं इस पर इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन हाई लेवल कमेटी की अगुवाई कर रहे हैं। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर गुलेरिया समेत दिग्गज रिसर्चर, स्कॉलर और साइंटिस्ट सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को नीट के पेपर लीक की जांच का जिम्मा सौंपा है। नीट मामले में बिहार समेत कुछ राज्यों से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई और ये दृश्य हम दिखा रहे हैं। दोनों नेता वहाँ पर जब वो टहल रहे थे, दोनों नेता आपस में वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत भी वहाँ पर कर रहे थे। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और वैश्विक और द्विपक्षीय परिदृश्यों को अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत ये माना जा सकता है कि वहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में हुई है। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। मॉस्को के प्रधानमंत्री आज शाम को पहुंचे थे मॉस्को। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में मुलाकात हुई और उसी मुलाकात के ठीक बाद के ये दृश्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां पर टहलते हुए, बातचीत करते हुए दिखाई दिए। और ये माना जा सकता है कि दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी ये महत्वपूर्ण वहाँ पर बातचीत हुई है। और दोनों देशों के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन जो मंगलवार को होना है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक रात्रि भोज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में वहाँ पर रखा गया था। उसके ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई और उसी वक्त की ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब दोनों नेता वहाँ पर लॉन में टहलते हुए आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण दृश्य हैं दोनों नेताओं के बीच में बातचीत के। और जिस तरह का वैश्विक परिदृश्य है और जिस तरह के ऐतिहासिक संबंध हैं भारत और रूस के, चाहे वो आर्थिक संबंध हों, सांस्कृतिक संबंध हों या रणनीतिक संबंध हों, उन संबंधों के लिहाज से इस बातचीत को काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत वहाँ पर दोनों नेताओं को लॉन में टहलते हुए, बातचीत करते हुए वहाँ पर देखा गया। उस वक्त के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत रूस पहुंचे हुए हैं और रूस के बाद उनको ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जाना है। और रूस की यात्रा के पहले दिन आज शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तो वहां पर भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने होटल पर पहुंचे और होटल में भारतीय समुदाय के लोग वहां पर प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई। और उसी वक्त के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। रात्रि भोज से ठीक पहले दोनों नेता लॉन में टहलते हुए आपस में बातचीत करते हुए वहां पर देखे गए। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में मुलाकात हुई। उसके बाद लॉन में टहलते हुए दोनों नेता आपस में बातचीत करते हुए देखे गए। और जिस तरह के ऐतिहासिक संबंध हैं भारत और रूस के, चाहे हम सांस्कृतिक रूप से बात करें, आर्थिक रूप से हम बात करें, रणनीतिक रूप से हम बात करें, तो इस बातचीत को काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और दोनों नेताओं के जो आपसी संबंध हैं
प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो निजी संबंध हैं वो भी काफ़ी प्रगाढ़ हैं, तो उन संबंधों को देखते हुए भी ये बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। अब तक जांच के दौरान 4 राज्यों से 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 13 लोगों को बिहार के पटना, झारखंड के देवघर से 5, गुजरात के गोधरा से 5, महाराष्ट्र के लातूर से 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस की जांच में पहली बार पेपर लीक माफिया का साइबर अपराधियों के साथ गठजोड़ सामने आया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरोह के तार साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। साइबर अपराधियों ने संजीव मुखिया गिरोह के लोगों को सिम कार्ड और शेल्टर मुहैया कराया था। इसके बाद पेपर लीक माफिया ने फर्जी तरीके से लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने बाबा के 2 और सेवादारों को पकड़ा है। दलबीर पाल और दुर्गेश नाम के दोनों आरोपियों को हाथरस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे। अब तक इस मामले में 11 गिरफ्तारियां हो गई हैं। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी मधुकर ने पूछताछ में दोनों आरोपियों के नाम बताए और कहा कि दोनों सेवादार घटना के समय भगदड़ वाले स्थान पर मौजूद थे। बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने सिकंदराऊ जाकर हाथरस हादसे के घायलों का हाल जाना। उन्होंने इस दौरान घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की। देवेंद्र शर्मा ने इस मौके पर कहा कि घटना में प्रभावित बच्चों की हर संभव सहायता की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। मैंने पहले ही निर्देशित किया था अपने जिला प्रोबेशन अधिकारी को कि यहाँ पर उन बच्चों की सूची बनाई जाए जिनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं। ऐसे 19 परिवार हाथरस के इस घटना से प्रभावित हुए हैं जहाँ कैजुअल्टी हुई है, और 19 परिवारों में 7 बच्चे उन परिवारों में हैं। उन बच्चों की पढ़ने की चिंता सरकार करेगी और मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 2500 रुपया प्रतिमाह उनको सरकार देने का काम करेगी। उसके लिए मैंने आज जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया है और वो उन 7 बच्चों की पूरी जो डिटेल है वो भरवाकर और उस योजना का लाभ उनको मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार द्वारा पेश विश्वास मत के प्रस्ताव के समर्थन में 45 मत पड़े, जबकि विरोध में 0 रहा। सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव हासिल करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद वो 28 जून को जेल से रिहा हुए। जेल से निकलने के बाद उन्हें पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। झारखंड की सत्ता संभालने के बाद हेमंत सोरेन सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। हेमंत सरकार में 11 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन, दीपक बरुआ, हफीजुल हसन अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी, वैद्यनाथ राम और कांग्रेस कोटे से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह एवं राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता को कैबिनेट मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनाए जाने का संवैधानिक प्रावधान है और इस बार मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनाए गए हैं। चंपई सोरेन ने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को मंत्री बनाया गया है। भाजपा विधायक और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी एवं मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने सोमवार को झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद के विस्तार के दौरान मधुपुर के विधायक हफीजुल अंसारी ने जिस तरह से शपथ ग्रहण में धार्मिक पंक्ति के साथ शुरुआत की वो गैर संवैधानिक थी। अतएव उन्हें पुनः शपथ दिलाएं एवं तब तक उन्हें मंत्री पद से मुक्त माना जाए। राज्यपाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के ज्ञापन पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन जी ने अपने मंत्री पद का विस्तार किया है और मधुपुर के विधायक
हाफिजुद्दीन अंसारी ने जो पद और गोपनीयता की जो शपथ ली है वो गलत है और संविधान के विरुद्ध है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के कॉल करने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने धार्मिक विषयों को जोड़ा उस शपथ में, वो हमारे संविधान और परंपराओं में उसका हमें इजाजत नहीं देता है। इसलिए माननीय राज्यपाल से हम लोगों ने मांग की कि गलत शपथ को देखते हुए उनको पुनः शपथ दिलाया जाए, संविधान के अनुरूप शपथ दिलाया जाए और तब तक उनको मंत्री पद का जो दायित्व मिला है उससे उनको मुक्त रखा जाए। हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद के विस्तार के दौरान पद और गोपनीयता की शपथ के दौरान मधुपुर के विधायक हफीजुद्दीन अंसारी के शपथ ग्रहण पर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल उठाए। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, झारखंड राज्य में मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। राज्य के माननीय नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी ने माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया है कि श्री हफीजुल हसन जी को कार्यभार ग्रहण न करने दें, क्योंकि ये शपथ अमान्य है और संविधान के विरुद्ध है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचेडी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये इलाका भारतीय सेना की 9वीं कोर के अंतर्गत आता है। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई मुठभेड़ में अर्धसैनिक बल के जवानों की शहादत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कठुआ में चल रही मुठभेड़ में शहीद हुए वीर जवानों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का संयुक्त अभियान जारी है। नागरिकों से मेरी विनम्र अपील है कि वो घबराएं नहीं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर पूरा भरोसा है और हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कठुआ में जवानों के काफिले पर हुए हमले को आतंकियों की कायराना करतूत बताया है। उन्होंने कहा कि सेना ने पहले भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस बार भी सेना चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करेगी। आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है, जिन्होंने पीठ पर वार किया है। इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कायर आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुनकर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। कठुआ के माछेड़ी इलाके में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हमला किया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए बहुत प्रयास किए। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये दुख की बात है, लेकिन इन कायरों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों ने फिर से कायरतापूर्ण हमला किया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लाने में बहुत प्रयास किया था। पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा था कि आज भी 110 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। इस प्रकार की वारदातें जब होती हैं तो दुखद विषय है। सबसे पहले तो उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे सुरक्षा बल, हमारी एजेंसियां जब पता लगता है तो उनको ढूंढती हैं, ढूंढ निकालती हैं, पता भी लगने के बाद। लेकिन हमारे जवान भी वीरता से लड़ते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। एक तरफ जहां नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर आ गई हैं, तो वहीं उत्तराखंड, महाराष्ट्र और असम में भी भारी बारिश और बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुंबई में भारी बारिश के चलते मंगलवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कुछ समय पहले तक जहां गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर रखा था, तो अब मानसून की बारिश ने लोगों की जिंदगी को थाम कर रख दिया है। देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें मानसून की बारिश के बाद के हालातों को बयां कर रही हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश के कारण भूस्खलन से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाले संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में तेज बारिश के कारण जल भराव और घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है।
चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते सड़कों और घरों में पानी भरने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंपावत जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जिले के प्रमुख शारदा नदी उफान पर है, वहीं बारिश के कारण जिले के कई हिस्से जलमग्न हैं। जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बनबसा में कई घरों में पानी घुसने और जल भराव की स्थिति पैदा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर नैनीताल जिले में 4 स्टेट हाईवे, 4 डिस्ट्रिक्ट हाईवे और 30 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा 206 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं के रेलवे ट्रैक भी भारी बारिश के कारण डूब चुके हैं। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना, और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। गढ़वाल की कुछ टीम थी और कुछ टीम जो रिजर्व टीम थी वो भी कुमाऊं में भेजी जा रही है, और कुमाऊं में हमारी अच्छी तैयारी है। इधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रविवार रात से सोमवार सुबह तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद शहर पानी से लबालब भरा नजर आया। मुंबई के वडाला और जीटीबी स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। मुंबई विश्वविद्यालय ने भारी बारिश के कारण सोमवार को होने वाली दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में हुई भारी बारिश के बीच राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए बीएमसी ऑफिस का दौरा किया। रेलवे ने 200 पंप लगाए हैं, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। सब जगह पे जो जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े, वो भी दिखाई दिया। ऑलमोस्ट मुंबई में 270 मिलीमीटर बारिश हमें 5-6 घंटे में मिली है, और जो मुंबई का जो नॉर्मल होता है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। जो आज तक की बारिश होने वाली थी, मुंबई का जो नॉर्मल है 600 मिलीमीटर, वो कवर होने जा रहा है। उधर असम में भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 28 प्रभावित जिलों में लगभग 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कच्छार, कामरूप, धुबरी, नागांव, गोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगाई गांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमगंज और तिनसुकिया प्रभावित जिलों में शामिल हैं। असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 6 गैंडों सहित 131 जंगली जानवरों की मौत हो गई है। बाढ़ के दौरान वन विभाग 97 जंगली जानवरों को बचाने में कामयाब रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। 233 में से 69 वन शिविर पानी के भीतर हैं। Flood situation in Kaziranga is slowly improving. The water has stabilized now in most of the areas. Right now we are having 69 camps under inundated condition, and so we are expecting the water should recede in the coming days, and we are closely monitoring the situation. So we hope that in the coming days the water will recede, and so that we can ensure that the animals are in safe condition. बिहार में भी बाढ़ की आफत आ गई है। भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक बैराज में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण सैकड़ों गांवों में नदी का पानी घुस गया है। हजारों हेक्टेयर में फैले खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। कोसी बैराज में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सहरसा में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद तटबंध पर भी खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और एसडीआरएफ की टीम किसी भी आपदा से निपटने के लिए गश्त कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया है। बढ़ते जलस्तर से नदी के किनारे बसे गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पड़ोसी देश नेपाल के गिरजा व शारदा बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों को अलर्ट रहने की हिदायत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में IDES यानी भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2023 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन में नवनिर्वाचित सरकार के साथ साथ राज्य कोष की नवनियुक्ति के लिए राचेल रीव्स को शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों के आर्थिक और वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। ईटानगर में रबर बोर्ड की समीक्षा बैठक में अरुणाचल प्रदेश में उद्योग हितधारकों और संघों के साथ बातचीत के दौरान रबर उद्योग द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के तरीकों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में रबर किसानों को सहायता सुनिश्चित करना, आत्मनिर्भर बनाना और उत्पादन बढ़ाने के तमाम आयामों पर चर्चा हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति कायम नहीं रखने के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों ने भी प्रतिक्रिया दी है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त संजय कुलकर्णी ने कहा कि LAC पर भारतीय कब्जे वाली जगह पर चीन की सेना की ओर से निर्माण कार्य करने को लेकर दिया गया बयान पूरी तरह भ्रामक है। This infrastructure has come up of the Chinese, which is approximately about maybe a little over 5 kilometers from Finger 8. That's on the northern side of the Penggang Tso Lake. We have also over the years, in the last about a decade or so, have spent over 14,500 crores on building infrastructure along the LAC. So we are also preparing, but the statement being made that the Chinese have built infrastructure on the territory which was under India's occupation till recently is very misleading, and I would rather say not a correct statement. That territory is under Chinese occupation since 1962 and is at least, if not 5, a little more than 5 kilometers from Finger 8 on the northern side of Penggang Tso. अग्निवीरों से जुड़े प्रावधानों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। अग्निवीर योजना की आवश्यकता और अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य पर पूर्व सेना अधिकारी और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने DD न्यूज़ संवाददाता स्मिता मिश्रा से विशेष बात की। उन्होंने अग्निवीर योजना को देश के लिए ज़रूरी बताया और कहा कि पहले की तुलना में अब कम समय में बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह कैसे हो सकता है कि यह अग्निपथ वाले अग्निवीर ये इनमें काबिलियत न आए 4 साल में कि लड़ाई लड़ सकें। अभी जो ट्रेनिंग पीरियड है तमाम आर्मीज का जो समीक्षा की गई उसमें यह तय किया गया कि जो इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग है वो जो इतनी लंबी होती थी साल भर की उसको कम किया जाए। ऑन जॉब ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसमें ये और सीखेंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा ने साथ ही कहा कि सरकार अग्निवीरों को लेकर सारे हालात से वाकिफ है। हर कार्यक्रम की समीक्षा होती है और ज़रूरत पड़ने पर सरकार किसी भी बदलाव से हिचकेगी नहीं। उन्होंने साथ ही कहा कि अग्निवीरों के पास रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कोई भी कभी भी प्रोग्राम आता है उसको हमेशा समीक्षा की जाती है। यह कैसे कोई कह सकता है कि समीक्षा नहीं होगी? यह कैसे कोई कह सकता है कि भाई इनके लिए कोई वादा नहीं करता है? और यह आप एक बात सोचो कि यह अग्निवीर के लिए जो बाहर जाएंगे, जो यहाँ पर रहेंगे तो ठीक है, जो बाहर जाएंगे उनके लिए कितना बड़ा काम है। अब मैं बता रहा हूं आप उनके पेक्यूनरी गेन को छोड़ दीजिए क्योंकि उनको जो पैसे मिलेंगे वो काफी मिलेंगे और उस पैसे में वो काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन काबिलियत देखिए, उनकी काबिलियत क्या बढ़ाई जा रही है? उनकी काबिलियत बढ़ाई जा रही है शिक्षा में, उनको हायर डिग्री मिल जाएगी, उनको
पूरा जितनी ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग में तमाम सब्जेक्ट बताए जाएंगे जो कि वो सिविल में जाके कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इस वर्ष अब तक 7,000 से अधिक डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता आर अशोक डेंगू मरीजों से मिलने के लिए जयनगर अस्पताल पहुंचे। आर अशोक ने कहा कि जनवरी से जुलाई तक पूरे कर्नाटक में डेंगू फैला है। आज भी 2 बच्चों की मौत हुई है। लोग डरे हुए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। उसे टैक्स लगाना आता है, लेकिन लोगों की मदद करना नहीं आता। जनवरी से जुलाई तक पूरे कर्नाटक में डेंगू फैला है। इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज 2 बच्चों की मौत हुई है, जो चिंताजनक है। मैं प्रभावित लोगों से मिला हूं और डॉक्टरों से भी उनकी सहायता के लिए कहा है। लोग डरे हुए हैं, लेकिन सरकार को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। सरकार टैक्स लगाना तो जानती है, लेकिन उनकी मदद करना नहीं जानती। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि वो राज्य में डेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच डेंगू मच्छरों के प्रसार को कम करने के लिए सख्त निगरानी कर रहे हैं और उचित कदम उठा रहे हैं। We are keeping a strict vigil on that, monitoring it, and of course the most important part of this is source reduction, how we can reduce the proliferation of the dengue mosquito, and especially with rainfall in a lot of places, that is also contributing to the water stagnation. And though in BBMP areas already spraying activity has been going on, especially in the where in construction areas, schools, and all these areas also we have to monitor more carefully. अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि डेंगू के साथ साथ मच्छरों से होने वाले रोग में भी वृद्धि हो रही है। Day by day we are getting more number of dengue cases. As you know, the monsoon seasons every year, it is quite natural where there is a mosquito breedings are more. So usually we'll expect the more cases of the fever cases and the typical presentations of all the dengue presentations we'll get as usual in monsoons. Just like that, other than the dengue also we are getting other mosquito-borne diseases also in monsoon season. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के दौरे के तीसरे दिन भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध रानी की गुफा का दौरा किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर स्थित बीके कॉलेज व उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ संवाद किया। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह प्रदेश ओडिशा के दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी पहाड़ियों में भारतीय पुरातात्विक महत्व की ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया और प्रसिद्ध रानी की गुफा का जायजा लिया। इन धरोहरों के पौराणिक महत्व के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने अधिकारियों को इनकी देखरेख के साथ इनके रखरखाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के विषय पर बात करते हुए ओडिशा भाषा, साहित्य और कला विभाग के निदेशक दिलीप रोटरी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों के संरक्षण के साथ इनके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। राष्ट्रपति जी आने से इसको यही बढ़ावा मिलेगी कि नेशनल लेवल पे इसकी थोड़ा चर्चा भी होगी कि खंडगिरी उदयगिरी जो है इतना पुराना मॉन्यूमेंट है। बच्चों के साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया और बच्चों की भी काफ़ी अच्छा लगा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पे कुछ समय बिताए और हमें जानने की कोशिश की हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर स्थित बीके कॉलेज व उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ संवाद कर उनके विचार जाने। आर्ट कॉलेज की बच्चों के साथ महामहिम में राष्ट्रपति जी इंटरेक्ट करने की समय दिया और बहुत अच्छे से ढंग से इनका इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ। बच्चों से वो बहुत उत्साहित है और इनका सारे बातचीत करने के लिए इच्छा था और कई बच्चों को चांस मिला और बहुत खुश है।
कार्यक्रम के दौरान ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग सहित अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद थे। देश की कला, संस्कृति और साहित्य के साथ ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार अपील करती रहती हैं और इसी क्रम में उन्होंने भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी में ASI की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका न केवल निरीक्षण किया बल्कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के साथ साथ कला और संस्कृति से जुड़े कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह और जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, भुवनेश्वर। मुंबई की एक अदालत ने वर्ली इलाके में हुए BMW हिट एंड रन मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह को जमानत दे दी है। ये घटना उनके बेटे मिहिर शाह से जुड़ी है, जो दुर्घटना के समय कथित तौर पर गाड़ी चला रहा था और अभी भी फरार है। राजेश शाह को सीवरी कोर्ट ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कार के मालिक राजेश शाह और दुर्घटना के समय लग्जरी वाहन में मौजूद ड्राइवर बिदावत को रविवार को दुर्घटना के बाद मुख्य आरोपी मिहिर शाह को भागने में कथित रूप से मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुर्घटना में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उनके पति घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब दंपत्ति अपने स्कूटर से जा रहे थे। खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 14.10% अधिक क्षेत्र पर की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 8 जुलाई तक के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार देश में 378 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फसलों की बुआई का काम पूरा हो चुका है। दलहन फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 50% अधिक क्षेत्र पर की गई है। इस साल 36.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर दलहन की बुआई की गई है। धान की खेती 59.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई है। वहीं श्री अन्न की बुआई इस साल 58.48% क्षेत्र पर की गई है। तिलहन फसलों की बुआई इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी अधिक क्षेत्र पर की गई है। पिछले साल 51.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर तिलहन फसलों की बुआई की गई थी, जबकि इस साल 80.31 लाख हेक्टेयर पर इसकी बुआई की गई है। गन्ने की खेती 56.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई है। वहीं जूट की बुआई 5.63 लाख हेक्टेयर, जबकि कपास की बुआई 80.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई है। दिल्ली हाट में 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक FPO मेले का आयोजन किया गया। मेले के अंतिम दिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेले में शिरकत की और FPOs के साथ बातचीत की। इसी को लेकर देखिए DD न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की खास रिपोर्ट। दिल्ली हाट में आयोजित FPO मेले के अंतिम दिन भी आज बहुत धूम रही। लोग आए और FPOs के जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों को खासा पसंद आए। क्या कुछ हुआ आज के दिन में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय SFAC के सहयोग से दिल्ली हाट में 6 से 8 जुलाई तक FPO मेला आयोजित किया गया। मेले के अंतिम दिन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेले में शिरकत की। साथ ही अलग अलग राज्यों से आए FPO से मुलाकात की और उनको प्रोत्साहित भी किया। कृषि मंत्री मेले में लगी सभी स्टॉल्स पे गए और किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि FPOs के संगठन को 3 साल पूरे हो गए हैं और अब इनका निरीक्षण किया जाएगा। किसानों का संगठन जो उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बेचने का सब काम करता है। 10,000 FPOs बनाने का टारगेट रखा था, उसमें से 8,800 के करीब बन चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि उपभोक्ता को भी सस्ता मिल जाए और किसान पैदा भी करें, प्रोसेस भी करें और उनको भी ठीक दाम मिल जाए और शुद्ध उत्पाद भी लोगों तक पहुंचे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके कृषि उत्पादन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों और सूचनाओं से परिचित कराना है। यहाँ कृषि उत्पादक संगठन FPOs को सही दिशा में बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एग्रो इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ रुपए का, उसे आप कई चीजें बना सकते हैं। मुझे लगता है कि FPO के मित्रों को भी जानकारी देने की जरूरत है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। योजनाएं हैं, उनके अंतर्गत ही पैसा मिल सकता है।
मेले में भाग लेने वाले एफपीओ ने कहा कि आज मंत्री जी से मिलकर उन्हें एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। ये आज शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री जी का यहाँ पे आना हुआ, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने इस काम को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और दिल्ली एनआईए में आकर के यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ों का ये बाज़ार जो लगा है, मेला लगा है, एफपीओ के जरिए लगा है। इसमें 100 एफपीओ ने भाग लिया है और दिल्ली की जनता ने और बाहर विदेश से फॉरेनर भी आए हैं और यहाँ के आसपास के राज्यों से भी लोग बाग आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग की और इस ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाया। मेले में भाग लेने वाले एफपीओ ने बताया कि दिल्ली हाट में उनके द्वारा लाए गए उत्पादों को खूब सराहा गया। मुझे भी काफ़ी, हमारे एफपीओ के लिए भी काफ़ी फील हुआ है, गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ मंत्री जी आए और हम लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं और आज लास्ट डे हम लोगों का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, हमारे अच्छे सेल हुए हैं। एफपीओ मेले के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारतीय किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जो उन्हें अधिक सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में मदद करेगा। तो आपने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार योजनाएं हैं और शिवराज सिंह चौहान मंत्री जी जब यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये एफपीओज मेले इस तरीके के आगे भी लगाए जाएंगे। आज भी इस मेले में वो सभी एफपीओज से मिले और उनको प्रोत्साहित भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि मैं जनता से कहूँगा कि वो इन एफपीओज मेले का हिस्सा बने और जिससे कि उनको भी शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके और एफपीओज के जरिए किसानों को भी लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। ओडिशा दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर के हरिदामाडा गांव में एक समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने यहां ब्रह्म कुमारियों के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम बैच 2 के प्रतिभागियों से मुलाकात और बातचीत की। प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रशिक्षुओं को इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने की सलाह दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली हाट पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के लिए संगठन में ही शक्ति है पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि 10,000 एफपीओ में से 8,800 एफपीओ बन चुके हैं। मुंबई की एक अदालत ने वर्ली इलाके में हुए BMW हिट एंड रन मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह को जमानत दे दी है। ये घटना उनके बेटे मिहिर शाह से जुड़ी है, जो दुर्घटना के समय कथित तौर पर गाड़ी चला रहा था और अभी फरार है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निर्देशानुसार राजकुमार भाटिया को दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और विष्णु मित्तल को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 थाईलैंड के ताक प्रांत में जारी है। व्यायाम मैत्री 2024 अतिरिक्त प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच परिचालन तालमेल को और बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मियों को पीरियड लीव दिए जाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में एक मॉडल नीति तय करने के लिए सभी हितधारकों और राज्यों के साथ बातचीत करने को कहा है। छत्तीसगढ़ कोयला परिवहन लेवी घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर से 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जिसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 53 साल बाद पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों तक चली। आज यात्रा का दूसरा दिन था। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर पहुंचे। अब रथों पर ही भगवान की पूजा आरती होगी। 9 जुलाई को भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा के 5,803 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। 88 वाहनों का पहला सुरक्षा काफिला 1,862 यात्रियों को लेकर सुबह करीब 3 बजे उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान में कराची स्थित अपने महावाणिज्य दूतावास की सेवाएं गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए फिलहाल बंद कर दी हैं। महावाणिज्य दूतावास ने यह भी बताया है कि गैर EU नागरिकों को पहले से जारी किया गया वीज़ा भी रद्द किया जा सकता है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।